पाकिस्तान भारत जंग के बाद का मंजरनामा, इस पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं भारत में साबिक हाई कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप इस सूरत हाल को जैसे समझते हैं, बहुत कम लोग समझ सकते हैं। भारत के अंदर जो एक इंतहा पसंद सोच मोदी के आने के बाद से पैदा हो गई थी, उसके बाद से लेकर गुज़िश्ता रोज़ सीज़ फायर की अनाउंसमेंट तक क्या कुछ बदला है भारत में? जी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे भारत की जो लीडरशिप है वो इस वक्त एक्सट्रीम प्रेशर में है, क्योंकि अपोजिशन ने भी अब इस बात का मुतालबा कर दिया है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसको अटेंड करें, ताकि हमें बताया जाए कि सीज़ फायर क्यों हुई। अगर आपने ये क्लेम करते रहे कि आपने पाकिस्तान को इस तरीके से यहाँ शिकस्त दे दी, वहाँ शिकस्त दे दी, तो पहले तो आप ये वाज़े करें कि क्यों आप लोगों ने जंगबंदी पे क्यों आपने रजामंदी की। और अगर जंगबंदी पे रजामंदी हो ही गई है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कश्मीर की बात की है अपने एक ट्वीट में, वो कहाँ से आ गया? ये किसने इजाज़त दी कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ जा रहे हैं? तो अपोजिशन भी क्वेश्चन रेज कर रही है एट लार्ज। वहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो आम शहरी हैं वो भी दिल बर्दाश्ता हैं, उनके भी एक बहुत से खदशात पाए जाते हैं। और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है उनको बहुत बड़ा सियासी धचका लगा है। आया ये धचका जो है आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि इससे पहले जो सबसे पहले इंतखाब आएगा वो बिहार में होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में कहीं जाकर। क्या उस वक्त तक यही हालात चलते हैं? वी डू नॉट नो येट, बट ये है कि इस वक्त प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑन द डिफेंसिव, नो डाउट अबाउट। जो सेंटिमेंट हम देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग जो भक्त हैं वो बुरा भला कह रहे हैं मोदी साहब को। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितनी बड़ी कामयाबी है 5 अगस्त 2019 जब भारत ने एकतरफा तौर पर स्टेटहुड का जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो छीन लिया, मकबूजा कश्मीर का, और जो छोटी मोटे हुकूक भी उन्हें हासिल थे उसे छीन लिया। फिर नॉर्मलसी की कोशिश की गई, जब लोगों को हक मिला कि वहां पर जमीन ले सकेंगे, नई कानून। कल यूं लगता है कि सब कुछ धर्म भरम रह गया और सब कुछ वापस 5 अगस्त 2019 वाली सिचुएशन पर चला गया है। बहुत बड़ा सेटबैक है ट्रंप का ये कहना कि हम मसले कश्मीर हल कराएंगे। देखिए, इससे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैं मीडिएशन करवाना चाहता हूं, बट वो 5 अगस्त 2019 से पहले की बात थी। वो जुलाई 2019 में उन्होंने कहा था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप का अपने ट्वीट में मेंशन करना कि वो कश्मीर में मीडिएशन करवाना चाहते हैं, बहुत ह्यूज सेटबैक है। गो के भारत के लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और कहते हैं कि इट्स अ नॉन स्टार्टर, नो गो एरिया। बट इन एनी केस एक सुपर पावर की लीडर की जानिब से इस किस्म का बयान आना कम से कम कश्मीर को वापस उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे एक इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए इस इशू को। लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, यूफोरिक नहीं होना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को इक़दाम किए थे वो आइन में तब्दीलियाँ करके किए थे। अब जो भी नई हुकूमत भी आएगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिप्लेस भी हो जाते हैं, बीजेपी की हुकूमत भी नई आ जाती है, तो उनके लिए किसी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को वापस ले। तो इस वजह से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है। फिर दूसरा वाटर इशू भी हमारा है। अब देखना ये है कि हाउ वी प्ले इट आउट। अगले आने वाले कल सीज फायर के हवाले से दोनों मिलिट्री जो हैं डीजी मिलिट्री ऑपरेशन में बात करेंगे। फिर आया जो बात हो रही है कि 2 NSA जो हैं दोनों तरफ से वो किसी न्यूट्रल जगह पे मिलें। तो मेरी अपनी गुजारिश अपनी हुकूमत से होंगी कुछ ऐसी कि देखिए, इस वक्त हमारे दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी डायलॉग का फ्रेमवर्क नहीं है। कॉम्पोजिट डायलॉग तो कब तक ख़त्म हो चुका। ऊफा 10 जुलाई 2015 में जो हमने एग्रीमेंट किया वो भी ख़त्म, इररेलेवेंट हो गया। 9 दिसंबर 2015 को जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था वो भी अब इररेलेवेंट, सब चीज़ें इररेलेवेंट। वो दीगर प्लेटफॉर्म जो थे सार्क वार्क वो सब भी ख़राब हो गए इस ताल्लुकात की वजह से। सार्क तो देखिए बहुत अरसे से ख़राब है ना। जब 2016 में 19 सार्क समिट पाकिस्तान में नहीं होने दी, लेकिन उस वक्त से वो डिसफंक्शनल है। लेकिन इस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
कि उसके अपने खित्ते में अगर आप देखिए तो बांग्लादेश भी उससे नाराज़ है, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही उनकी हॉस्टिलिटी है, नेपाल के साथ भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मालदीव्स के साथ भी इश्यूज हैं, चीन के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भारत ने एक हवा क्रिएट किया हुआ था, कम से कम पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पे कल जवाब दे दिया, कल और परसों, कि आप हमें बुली नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया में एट लार्ज लोग बहुत खुश होंगे, आम लोग, कि कम से कम पाकिस्तान ने एक दंदान शिकन जो जवाब दिया है भारत को, और जो हमने अपनी डिटरेंस की कैपेबिलिटी रिटेन की है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा मामला ये हो सकता है कि हमारे लिए कुछ मुश्किलात भी हैं जो कि आएंगी। मिसाल के तौर पर भारत ने भी एक टेम्पलेट सेट किया है कि अगर कोई भी लेट से वाक़या हो जाता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो हम फौरी तौर पे पाकिस्तान ही को इल्ज़ाम तलाशी करेंगे, उस पर इल्ज़ाम ठहराएंगे। लेकिन वो चैप्टर तो बासित साहब लगता है कि कल ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के बाद बंद हो गया। अब ये गलती नहीं करेगा। एक चीज हम आपसे, ये जो भारत ने डंडा उठाकर एक खित्ते में एक बुली का कैरेक्टर अज्यूम कर लिया था, उस पर बात करेंगे, आइसोलेशन पर भारत की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सदर ट्रंप के दो बयान, उन्होंने 2 दफ़ा 1000 years old इशू कश्मीर को करार दिया। लोग इसे मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसकी मैग्नानिमिटी जो है उसकी तरफ इशारा करता है। गो ये मसला इतना पुराना नहीं है, 77 साल पुराना मसला है, लेकिन जो अल्फाज हैं ट्रंप के वो जाहिर करते हैं कि कितना बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कितना अहम इशू है मसला कश्मीर। आप इससे एग्री करते हैं? जी हाँ, इस पे देखिए, भारत ने भी, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, पाकिस्तान ने भी, कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को तारीख का पता ही नहीं। और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम, भारत में भी लोगों को उसकी तारीख से लाइल्म है। लेकिन अगर आप देखिए तो सच्ची बात तो ये है कि जो शामीर डायनेस्टी, जो पहली दफ़ा मुसलमानों की डायनेस्टी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश हुई थी, वो 1339 में हुई थी। गो कि वो भी अभी 1000 साल नहीं बनते, लेकिन एक काफ़ी उसी ज़माने से मुसलमानों के दरमियान एक, जब मुसलमानों की डायनेस्टी वहाँ बनी तो एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ। उसके बाद फिर शाह अब्दालीज़ भी आए, मुग़ल भी आए, फिर रंजीत सिंह ने 1820 में अपनी हुकूमत इस इलाके में कायम की। तो इशू तो पुराना ही है इस वजह से थोड़ा बहुत हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं। लेकिन उन्होंने एक मेटाफोरिकली बात ये होगी कि ये एक बहुत पुराना इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है, और इसको आसान नहीं है इसको सेटल करना। तो मैं बहरहाल, ये हमारे लिए इत्मीनान बख्श बात है कि कम से कम पहलगाम की वजह से भारत से उसने जो भी वहाँ करवाया, लेकिन उसकी वजह से, उनकी नादानियों की वजह से हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक फ़ायदा तो हुआ कि हमारा जो एक कंसिस्टेंट जो हमारा एक आर्गूमेंट था कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मुमकिन ही नहीं है कि ताल्लुकात को हम नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक है, माजी में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इधर उधर लेते रहे मेजर्स, लेकिन वो हम 1-2-3 साल के बाद उसी विशियस साइकिल में फंस गए। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, भारत कहता है कि दहशतगर्दी का मामला सर फहरिस्त है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दहशतगर्दी के मामले को भी एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हम भी बहुत तंग आए हुए हैं भारत की दहशतगर्दी से। और जो सबूत अब पेश किए गए हैं हाल ही में, आपने देखा कि किस तरह वहां से पैसे भेजे जाते थे और किस तरह वहां से कहा जाता था फलां जगह से पैकेज ट्रेन, जो कि हाँ एग्जैक्टली, इस पर बात करते हैं। बस सब पहले ये बताइएगा, जो आइसोलेशन की हमने बात की, जब से हसीना वाजिद हुकूमत खत्म हुई, हसीना वाजिद भागकर भारत गई, तो वो जो बांग्लादेश में एक सॉफ्ट कॉर्नर था भारत के लिए, वो यकसर खत्म हो गया। चाइना से अजली मामला भारत का रहा है और पाकिस्तान से भी रहा है, तो खित्ते में तो बिल्कुल ही तन्हा हो गया भारत। इधर बताइएगा कि दुनिया में कोई ताकत इस कल से पहले तक भारत के साथ नहीं खड़ी हो रही थी, क्योंकि भारत ने कोई सबूत नहीं दिया था पहलगाम हमले का कि उस पर पाकिस्तान मुलव्वस है। और दुनिया ये कह रही थी कि आप गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाकर, झूठे इल्ज़ामात लगाकर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी ख़राब नहीं कर सकते। ये जो आइसोलेशन है, सिफारती हल्कों में से किस तरह देखा गया, इसको किस तरह एको कर रहा है ये मामला? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि भारत ने देखिए बहुत, मेरे ख्याल में, हालांकि पहले भी माजी में भी वो इल्ज़ामात तो पाकिस्तान पे लगाते ही रहे हैं, चाहे वो पुलवामा का वाक़या हो, उड़ी का वाक़या हो और दूसरे मामलात हों, लेकिन कभी भी वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इस बार उन्होंने गलती शायद उनसे ये हुई, पहले भी ये करते रहे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस कदर उन्होंने इस्तेमाल किया कि अब वो कहते हैं ना, आप अपने जाल में सयाद आ गया, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। हाँ, सयाद आ गया। तो बात वही हुई कि उन्होंने ऐसी चीज़ें कर डाली कि दुनिया को भी साफ नज़र आ रहा था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और जब उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि जी आपके प्यार, भारत ने जब ये क्लेम किया, जब हमने यहाँ से आवाज़ें हमारे मीडिया ने उठाई, बहुत ज़बरदस्त किरदार मीडिया ने भी अदा किया इस दफ़े, जब हमारे मीडिया ने आवाज़ें उठाई कि ये तो जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उनका जवाब ये था कि आपके पास क्या सबूत है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हम देखिए उसके जवाब में बड़ा आसानी, हमने बड़ा सही जवाब दिया कि सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो यही सजेस्ट कर रहा है कि भारत इस पे इन्वॉल्व है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि दुनिया ने इस बात रियलिस्टिकली सोचा, जो अपने उनके एक ताल्लुकात ट्रेडिशनली चल रहे हैं भारत के साथ, उनको भी थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करके सही बात की कि अगर भारत के पास कुछ चीज़ है तो पेश करे, ताकि दिखाए, तो कोई मसला ही नहीं है। हम पाकिस्तान को एक्यूज़ कर देंगे, हम पाकिस्तान को ब्लेम कर देंगे, लेकिन इस बार भारत को जो सुर्खी का मुजाहरा करना पड़ा, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी उससे और उनकी पूरी जो हिंदुत्व गवर्नमेंट है वो सख्त परेशानी के आलम में होगी। और उसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे खित्ते में भी एक काफ़ी इत्मीनान बख्श सिचुएशन है कि किसी मुल्क ने जनूबी एशिया में, और पाकिस्तान से ही तवक्को रखी जा सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो भारत से बराबरी की सतह पे बात करने के काबिल है, और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तो हमारे लिए किया कि हम बुली नहीं होंगे, एब्सोल्युटली हम बुली नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक कैवियाट ऐड कर दूँ कि देखिए अभी हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वहाँ पे वॉर हिस्टीरिया मौजूद है। आज उनकी वहाँ मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको उसको चेयर भी किया है। भारत देखिए एक बड़ा मक्कार दुश्मन है हमारा, सबसे प्रॉब्लम ये है, झूठा दुश्मन है, वो साजिशी दुश्मन है। तो हमें किसी मौके भी चौकन्ना रहना, चौकन्ना रहना है। विजय और जो हमने एक पिछले रोज हमने जो हमारी मिलिट्री सक्सेसेस हैं, जो लेवरेज हमने हासिल की है, उसे गंवाना नहीं है, ट्रांसलेट करना है सफारती कामयाबियों में। सफारती कामयाबियां क्या हैं? उसमें यह है कि भारत के साथ हमारा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस शुरू हो सके जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए, एक प्रोसेस शुरू हो सके जहां हम इंडस वाटर ट्रीटी वो सैल्वेज कर सकें, वापस ला सकें, और उसे सिक्योर कर शुरू हो सके कि आइंदा दुनिया में कभी मुस्तकबिल में इसे हथियार के तौर पर पानी को इस्तेमाल नहीं करेगा भारत। एब्सोल्युटली। और चूंकि हमने अब अपना डिटेरेंस की क्रेडिबिलिटी बहाल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमने जवाब दिया है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि भारत को कभी भी ये हिम्मत या जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उनको ट्रेलर ही दिखाया, आप समझ लीजिए 5 घंटे, बहुत 5 घंटे सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है जो हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हम कोई एटॉमिक पावर या हमारे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हम इस्तेमाल करें। मैं अक्सर अपने लोगों से कहता रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से एक्चुअली भारत थोड़ा सा मेरा ख्याल में धोखा भी खा गया, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछले 3-4 सालों में जिस तरह अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डेवलप किया है, मैं समझता हूं कि हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो नीचे आने की बजाय ऊपर गया है। अब हमारे पास कन्वेंशन कैपेबिलिटी भी इतनी है कि हमको अभी भी इम्बैलेंस तो है, वो पैरिटी नहीं है, अभी भी कन्वेंशनल बैलेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शाहीनों ने, हमारे आर्मी के लोगों ने, हमारी नेवी ने सबूत ये साबित कर दिया है कि हम कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से भी वो के कम ही सही हम भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अच्छा, बस अब जिस चीज़ की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, सबसे अहम बात यह है कि जंग तो हुई बाद में, उससे पहले पाकिस्तान ने अपने राइट कार्ड्स खेले। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन ऑफर कर दी, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। दुनिया अंदाज़ा कर रही थी कि पाकिस्तान फेयर है, अगर भारत फेयर है तो आ जाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा ले। फिर हमने देखा हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे वजीर खारजा ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने मिलकर एक कोशिश की, दुनिया को इंगेज किया और उन्होंने बताया कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। सो इस सिचुएशन को अगर डीएस्केलेट करना है तो अभी करना है, क्योंकि भारत जो है वो कोई जज्बातियत में कोई जल्दबाजी का मुजाहिरा ना कर जाए और फिर नुकसान ना हो जाए। कितने राइट मूव्स थे हमारे पास इस जंग में जाने से पहले जिसकी वजह से भारत को ये सुबकी उठानी पड़ी?
देखिए, बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद मुझे भी ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हुई, हालांकि मैं बड़ा नाक़िद भी रहता हूँ कुछ चीज़ों पे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमारा सारा ओवरऑल रिस्पॉन्स था वो बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड था और हर मरहले में हमने अपने कार्ड सही तरीके से खेले। जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, पहले दिन ही जब भारत ने हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना शुरू कर दी, हमने कहा जी सबूत लाइए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। और हमने इस बार मैं ये साथ साथ ये भी कहता जाऊँ कि जो हमारे इस दफ़े जो हमारे की कैपिटल्स में हमारे सफ़रात थे, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो भी रीच आउट उन्होंने किया, मीडिया हाउसेस गए, पाकिस्तान का नैरेटिव पेश किया। माजी में हमने ये चीज़ें नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली। इस बार थोड़ा सा हमने एक तब्दीली देखी और आई एम श्योर हमारी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, उनको ही बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा में सारे जितने भी मिशंस होते हैं उनका ही बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। फिर हमारी ऑब्वियसली आर्मी की, आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और फिर जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है, सबको क्रेडिट जाता है अपने, क्योंकि एक टीम वर्क है ना, एक होल ऑफ गवर्नमेंट। यकजान हो गया, मतलब हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा यकजान होकर बिलावल भुट्टो जा रहे हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। इधर फैसल साहब जो हैं हमारे बरतानिया में हाई कमिश्नर, वो जाके अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल मीडिया पर पेश कर रहे हैं। सिफारत खानों में बात की जा रही है, मुख्तलिफ दोस्त मुल्कों को इंगेज किया जा रहा है। तो राइट मूव्स एट द राइट टाइम विद सिंसेरिटी, तो इसने पे बैक किया। Absolutely, I totally agree with you। और I'm sure कि ये जो हमारे, खुदा न करे इस किस्म के दोबारा सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन आए, लेकिन हमें अपने इंस्टीट्यूशंस जो हमारे मैकेनिज़म्स हैं उनको हमें मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि खुदा न खास्ता इस किस्म की अगर सूरत हाल पैदा होती है, देखिए तो अल्लाह का करम हुआ कि एक दिन में ये मामलात ख़त्म हो गए, 2 दिन में ये मामलात ख़त्म हो गए, लेकिन इस किस्म की सिचुएशंस जो हैं वो प्रोलॉन्ग भी कर सकती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो मैकेनिज़म्स, SOPs हों, बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड हों, इन प्लेस हों, ताकि हम उनको फौरी तौर पे इन्वोक कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे। भारत में पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर, सीनियर तमाम उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।